चलो 5 मिनट खाली बेसिक का डिस्कशन करेंगे, फिर जितने टॉपिक्स जो हम करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे लेक्चर कि जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करके उसके PYQs बराबर। तो ऑसिलेशंस में क्या सीखना होता है, तो आज तक हमने कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, ट्रांजिशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वो सबको आपको बेसिक आइडिया है कि उसको क्या बोलते हैं। अब ऑसिलेशंस मतलब दुनिया में 2 टाइप के और एक मोशंस हैं, ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो रिपीट होता है। हाँ, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्लॉक, कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पे 12 बज जाते हैं या 1 बज जाते हैं, तो उसे बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब किसी एक मीन पोजीशन के आसपास वो टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन ऐसा कोई मोशन करता है किसी मीन पोजीशन के अराउंड, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, पेंडुलम, स्प्रिंग, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशंस जो होते हैं वो सारे पीरियोडिक हो सकते हैं, पर पीरियोडिक सारे ऑसिलेटरी नहीं हो सकते हैं। सो ऑल द ऑसिलेटरी मोशन कैन बी एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, बट सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकते हैं। ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। अब इसमें समझना क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन एक्चुअली है क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली है क्या। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस कैन बी पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑसिलेटरी मोशन। नहीं है सही, ऑसिलेटरी एक बड़ा टाइप है जिसके अंदर पीरियोडिक आ जाता है। પેલું પાછળનું ચાલુ થયું, डायरेक्ट આવી સ્વિચ જ છે, ऑन कर दें। और क्या समझना है इसमें कि ऑसिलेटरी मोशन कहाँ पे काम आता है। तो जब हम बोलते हैं तो साउंड वेव ऐसे ट्रैवल करते हैं, तो एक्चुअली कोई पार्टिकल अगर चलता है, कोई कार चलती है तो हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, फैन चल रहा है तो हम बोल रहे हैं कार चल रही है तो ट्रांजिशनल मोशन बोलते हैं, फैन चल रहा है तो उसकी पंखे क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है। तो ऑल टाइप्स ऑफ मोशन से हमें पता है, पर जब हम बोलते हैं और साउंड जब ट्रैवल करता है तो वो कौन सा मोशन करता है, वो क्या ऑसिलेटरी मतलब ट्रांजिशनल मोशन करता है, क्या सर्कुलर करता है। ट्रांसलेशन मतलब वो आगे तो जाता ही है, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, वो अलग अलग वेव के टाइप्स हैं। पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन करता है, तो भाई वेव्स प्रोपोगेट होने के लिए जो मोशन का इस्तेमाल करते हैं उस मोशन का नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर हमें समझना क्या है कि सपोज एक शांत पानी पड़ा हुआ है किसी लेक में, उसमें पत्थर डाला तो क्या हो जाएगा, कुछ वेव्स बनेंगी। तो जो वेव्स आगे जा रही है वो क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो पार्टिकल पानी का है वो तो अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, मतलब वो पार्टिकल थोड़ी आगे जा रहा है, वो तो वही का वही है। समझ में आ रहा है। तो पार्टिकल इटसेल्फ इज डूइंग ऑसिलेटरी मोशन अप एंड डाउन। समझ में आ रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ तो वो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, कंडेंसेशन एंड रेरफेक्शन से आवाज़ आगे जाती है। वो बेसिक बात है, वेव्स में आएगी। पर अभी के लिए आपको क्या समझना है कि मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है कि वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे आसपास एयर है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, उसकी वजह से आवाज़ आगे तक पहुंचती है। हमने एग्जांपल लिया तालाब में पत्थर फेंकने का, उससे क्या हुआ, जो वेव बनी वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं ऊपर नीचे, और वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन करके आगे जा रही है। सिंपल है। तो इसमें क्या क्या सीखना होता है, तो इसने ऑसिलेटरी मोशन किया ऊपर तक, तो इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, इस पार्टिकल ने, पानी के पार्टिकल ने ऑसिलेटरी मोशन किया अप एंड डाउन, तो उसने इतना मोशन किया, और उसने किसी एंगल किसी फेज पे अपना मोशन चालू किया, तो उसको फेज बोलेंगे, इनिशियल फेज, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। फिर वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, जो भी हमें समझना है। कैसे समझ सकते हैं इसको, ए मतलब एम्पलीट्यूड,
साइन मतलब कौन सा वेव फॉलो कर रहा है। अगर मैं ऐसा वेव फॉलो कर रहा हूँ तो वो कॉस वेव बन जाएगा। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी कौन है, इनिशियल फेज जिसकी वजह से वो आगे बढ़ा, और ये के एक्स कौन है, रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से ये वापस अपनी जगह पे आएगा। ऐसे इसको समझ सकते हैं। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अलग है, पर अभी के लिए हम उसके टाइम में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन के अंदर सर्कुलर मोशन से उसका पूरा डेरिवेशन होता है। अभी के लिए हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इसको याद रखना है कि दैट्स हाउ यू विल डिफाइन डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव, कि वेव का डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट करते हैं। तो वाई ऑफ टी, टी टाइम में वेव ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। अब ये प्लस फाइव और माइनस के एक्स कब आएगा वो समझते हैं थोड़ी देर बाद, कि एक ओमेगा टी प्लस के एक्स और माइनस के एक्स कब लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया। फाइव फाइव रखो, के एक्स रखो, दोनों एक ही वे उसमें के एक्स बन के आएगा। उसमें डिफरेंस है, पर अभी के लिए क्रैश कोर्स में आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वो रखना है तो वो रखो। फिर क्या करेंगे, अगर उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, मतलब चैप्टर नंबर 3-4 जब हमने पढ़ा तो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन के पोस्टुलेट्स पढ़े, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 5 में उसका रीज़न पढ़ा कि भाई कितना फोर्स है। वैसे ही इसमें क्या पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर ये सब हुआ किसकी वजह से, तो किसी फोर्स की वजह से, तो उस फोर्स को भी फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली जो मोशन के चैप्टर की हायरार्की थी वैसे ही इसको स्टार्ट करना है, वैसे ही इसको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हमने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट को। अब नाउ इफ वी हैव टू डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो वेलोसिटी क्या कैसे आएगी, सिंपल डिस्प्लेसमेंट का हम क्या करेंगे, ऐसा रूल हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देता है। यहाँ से उल्टा आना है तो इसको इंटीग्रेट कर लो, यहाँ से उल्टा आना है तो इसको इंटीग्रेट कर लो। ये सबको याद है। तो सिंपली अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है और मुझे वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को टाइम से अगर डिफरेंशिएट करा दिया जाए तो वेलोसिटी मिल जाएगी। और इसी को अगेन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आता है। इसको फाइव लेके ही करना, ओमेगा टी प्लस फाइव। जब वेव्स के चैप्टर में जाएंगे तब उस रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे, के एक्स की। क्या है आंसर इसका, ए साइन ओमेगा, मतलब इसको कैसे सॉल्व करते थे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओनली कॉस, इंटीग्रेशन माइनस कॉस, डिफरेंशिएशन कॉस। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, पर इसका अगेन करना पड़ेगा, मतलब ए साइन समथिंग, तो साइन समथिंग का होता है कॉस समथिंग, पर इसका अगेन करना पड़ेगा। तो अंदर बचा है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या बचेगा, ओमेगा। सिंपल, कोई डाउट इसमें। साइन कॉस थीटा अगर ऐसा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, साइन समथिंग बोलते हैं इसको। साइन थीटा का हमको पता है कि कॉस थीटा होता है, पर अगर इसके एंगल की जगह ही कॉस लग दिया तो क्या हो जाएगा, साइन समथिंग का होता है कॉस समथिंग, तो कॉस कॉस थीटा, और ये समथिंग का अगेन करना पड़ेगा। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, फिर अगेन ये थीटा का भी अगेन करना पड़ेगा। तो थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, 1। चेन रूल करते थे ना, डी बाई डी थीटा,
ये साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, इसका अगेन करेंगे तो माइनस साइन, और थीटा का भी अगेन करेंगे तो 1। तो ये उसका आंसर आया साइन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? ये ब्रैकेट का तू फिर से करेगी तो ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बच जाएगा, और फाई का विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो उसमें टी तो है नहीं, तो फाई 0 हो जाएगा, इसलिए ओमेगा बच गया तो बाहर आ गया। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करेंगे, इसका फिर से करेंगे, तो ए ओमेगा रहने दो, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और इसका अगेन करेंगे तो एक और बार ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मिल गया एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन में ये ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को तो कहीं पे देखा हुआ है, कौन होता है, वाई ऑफ टी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ऑफ टी। ऐसा ही इसके लिए करना है तो वेलोसिटी के लिए क्या बोला तू, क्या फाई का तो विथ रिस्पेक्ट टू टी तो 0 हो जाता है, वेलोसिटी का ए ओमेगा है कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको वाई ऑफ टी के फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन रूट, वैसे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इन रूट, बराबर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इन रूट ए ओमेगा। अब सपोज ये ए को अंदर डालना है तो वो स्क्वायर होकर के जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को तो कहीं पे देखा हुआ है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को ना वाई ऑफ टी, तो इस पूरे की जगह वाई ऑफ टी लिख सकते हैं, तो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई ऑफ टी का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को इसमें, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वाई ऑफ टी ये हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वाई ऑफ टी बनाना है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह लिख सकते हैं वाई ऑफ टी, खत्म। પણ डिफरेंशिएशन तने याद नहीं हो એટલે જ મેં કર્યો, કેવી રીતે કરો बराबर, ओमेगा स्क्वायर वाई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी जब वी विल डिराइव फोर्स। अब ये हमने सीख लिया कि मोशन का चैप्टर जब पढ़ा तो हमने डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिफाइन हो चुका है। अब हमें चाहिए कि एक डायनामिक्स पार्ट कि ये कैसे हुआ, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स, तो कोई भी फोर्स होता है और मोशन होता है तो उसे बोलते हैं एम ए, उसे बोलते हैं फोर्स लॉ। तो एक्सेलरेशन की जगह ये लिख सकते हैं, तो एम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ऑफ टी, ऐसा कुछ आएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई ऑफ टी। अब इसको ध्यान से कंपेयर करो, तो इस फोर्स की वजह से आपका जो ऑसिलेटरी पार्टिकल है वो ऊपर गया, पर उसको नीचे आने के लिए कोई रिस्टोरिंग फोर्स भी लगना चाहिए, तभी वो नीचे आएगा। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये 1 और 2 को अगर कंपेयर कर दिया जाए तो माइनस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई ऑफ टी, तो एक्स की जगह वाई ऑफ टी आएगा, तो माइनस माइनस गया, वाई ऑफ टी भी गया, तो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट के बाई एम, और हमको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, तो के बाई एम। अब एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लकी दो स्टेप,
तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई का 2 पाई रूट एम बाई के। तो फोर्स लॉ मतलब ये याद रखना है। તો 3-4 કલાકનું કામ અડધો કલાકમાં થાય તો ફટાફટ ખાલી લખી લેવાનું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બસ। એટલે કોઈને કશું યાદ ના હોય તો આટલું થઈ જશે। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स लॉ सिंपल। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो करना है उसके लिए ये सब चीज़ें आनी चाहिए, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कि ऑसिलेशन को समझना है। स्किप नहीं सिलेबस में नहीं। Differential equations for SL, अच्छा डायरेक्ट सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। ऑसिलेशंस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग कि अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। ये टाइम पीरियड किसका मिला? किसी ऑसिलेटरी पार्टिकल। और नॉर्मल सबका फॉर्मूला डेफिनेशन सबको आता है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है ऑसिलेटर? 1 सेकंड में कितना एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा। हाँ, एक ऑसिलेशन कितना टाइम लगता है तो वो टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी, हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए क्या एग्जांपल दिया था? मतलब एक ऑसिलेशन पूરું થતા જેટલો ટાઈમ લાગે એને કહેવાય ટાઈમ પીરિયડ। सपोज वी हैव टेकन 20 ऑसिलेशंस इन 30 सेकेंड्स, तो 20 ऑसिलेशन का टाइम 30 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन का कितना, तो मिल जाएगा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का नाम ही is equal to 1/2 inverse of time। એ બધું આવડે છે હવે આપણે। हाँ એટલે આગળ જ આ સીધું સિરીઝ ચાલુ કરવાનું છે, એની માટે ખાલી આટલું કરાવ્યું। જવા દઈએ આને હવે। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए क्या होता है, तो एक रिजिड सरफेस से दो स्प्रिंग लगाई हुई है और उसके साथ एक मास लगाया हुआ है। अब दोनों स्प्रिंग अलग अलग है तो दोनों के कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे। हमने चैप्टर नंबर 5 में स्प्रिंग फोर्स जब पढ़ा तो हमने समझा था कि F = -kx। उसमें k का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ स्प्रिंग पे और थिकनेस ऑफ स्प्रिंग पे। तो दोनों स्प्रिंग अलग अलग है तो K1 K2 अलग अलग होगा। जैसे ही मास लगेगा इसके ऊपर तो सिचुएशन क्या होगी, ये स्प्रिंग थोड़ी एक्सटेंड होगी, पहले भी थोड़ी एक्सटेंड होगी। मतलब kx मतलब -ky बोल सकता हूँ। ये y डायरेक्शन में थोड़ा लेंथ इसका इंक्रीज होगा, इसका भी y डायरेक्शन में थोड़ा लेंथ इंक्रीज होगा। सिंपल। ड्यू टू मास दोनों की लेंथ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा कि रिजल्टेंट k का फॉर्मूला होता है 1/k + 1/k1 + 1/k2। यहाँ से बहुत सारे MCQ बनते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए जैसे रेजिस्टर का R1 R2 करते थे, ऐड करते थे, वैसे यहाँ क्या करना है, सिंपली 1/k1 + 1/k2, तो टोटल k मिल जाएगा इन दोनों का कंबाइन। अब यहाँ एक्चुअली करना क्या है, हमें एक का डेरिवेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, दूसरा का सीधा फॉर्मूला बता दूंगा। जरूरी है बिकॉज इसमें क्या करेंगे, एक सम के फॉर्म में आपके सामने आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला रट के काम नहीं होगा। अब करना क्या है, इसमें ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि स्प्रिंग 1 का भी कुछ एक्सटेंशन हुआ, स्प्रिंग 2 का भी कुछ एक्सटेंशन हुआ, पर हमने सीखा था कि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है। अगर किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे तो वो अपनी नेचुरल लेंथ में आने का ट्राई करेगी, उसको कंप्रेस करोगे तो भी वो अपनी नेचुरल लेंथ में आने का ही ट्राई करेगी। मतलब इफ़ यू हैव कंप्रेस्ड इट तो वो नेचुरल लेंथ में आने के लिए बाहर आने का ट्राई करेगी। अगर उसको खींचा है तो अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए वापस आने का ट्राई करेगी। तो अभी ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो इसका फोर्स ऊपर की तरफ, ये भी एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो इसका फोर्स भी
ऊपर की तरफ। इतना कॉमन सेंस क्लियर है कि लेंथ नीचे इंक्रीज होगी और फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी। अब इंक्रीज किसका हुआ है? लेंथ का। तो सपोज मान लेता हूँ टोटल इंक्रीज हुआ y का, तो फॉर्मूला बना y1 प्लस y2। अब इसमें से F1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? F1 इज इक्वल टू K1y1। फोर्स 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? K2y2। अब इसमें से y1 y2 का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस एफ बाई K1। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? y2 इज इक्वल टू माइनस एफ बाई K2। अब दोनों y1 y2 की फॉर्मूला इधर रख दो। If was budget for same. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? अपने को क्या चाहिए? टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? F common one कर से है कुछ 1 by K और minus 1 by K. और फोर्स भी अलग अलग होगा बिकॉज स्प्रिंग अलग अलग है। मैं तो करता मैं सेम। बस तो अगर सॉल्व कर फटाफट। K1 K2 अपन K2 plus K1. आउट करवाऊँ। उसके हमें क्या पता चला? एक तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता चला। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर स्प्रिंग ऐसे लगाई हुई है तो इसका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। फिर अगर आपको पूरा सॉल्व करने को बुलाया और फोर्स पूछ लिया है कि इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। अब एफ को कॉमन निकाल लो, तो माइनस एफ अगर कॉमन निकला अंदर बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? K2 प्लस K1/K1 इंटू K2। अब इस पूरे को K डैश मान लो, तो y इज इक्वल टू माइनस एफ के डैश। तो f का फॉर्मूला क्या आया? रेसिप्रोकल में मानना पड़ेगा K डैश। K1 K2 1/K डैश इक्वल टू माना है हमने K1 प्लस K2/K1 इंटू K2। तो इसकी जगह ये आ गया पूरा, तो माइनस K डैश y। तो K डैश का फॉर्मूला क्या बना वो तो हमें पहले से पता ही था कि यही आने वाला है। अब क्या करना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हमको पता है, t इज इक्वल टू 2π√m/k। उसमें k की वैल्यू खाली जो वहाँ पे है वो पुट कर देनी। तो टाइम पीरियड ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मिल जाएगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके डेरिवेशन में से। या तो आपको फोर्स पूछ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला से होगा। उसके लिए अपने को एक्सटेंशन पता होना चाहिए कि कितना एक्सटेंशन हुआ है। सेम क्वेश्चन अभी शीट आपके पास जो है उसमें है। तो क्या करना है, एक तो फोर्स पूछ सकते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन का जो K डैश है वो पूछ सकते हैं। दूसरा केस, क्या है फॉर्मूला इसका? टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड तो अपने को टाइम पीरियड ही चाहिए। इवेंचुअली हमको चाहिए टाइम पीरियड। ये नॉर्मल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मिल गया, पर अभी किसी 2 स्प्रिंग को सीरीज में लगाया और मास लगा दिया, तो ये जो ऑसिलेशंस करेंगे उसका टाइम पीरियड क्या होगा। उसके लिए हमको चाहिए t इज इक्वल टू 2π√m/k। तो k तो हमने फाइंड कर लिया है, उसको बस रिप्लेस करना है। ये पेंडुलम को अभी आएगा, और ये किसका टाइम? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। हाँ, ऑसिलेशन। अब इसमें क्या करवाया था कि सारे के को नॉर्मल के मान लो कि अगर दोनों स्प्रिंग सेम है तो क्या हो जाएगा, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K हो जाएगा। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना इजी हो गया। इसका आंसर आएगा 2K/K²। तो K चला जाएगा, तो 2/K बचा। तो K डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/2।
तो T इज इक्वल टू 2π√m/k, और मैं k की जगह क्या लिखना है, k/2। तो ये फॉर्मूला होगा। હંમેશા સેમ જ હોય સેમ સ્પ્રિંગ હોય તો, અલગ સ્પ્રિંગ હોય તો આવું આખું મૂકવું પડશે k ની જગ્યાએ। सेम भी मुका है, जो अभी ये स्प्रिंग आपको पता चल गया तो मैं पहले यहाँ से के निकाल लूँगा और वही के यहाँ पुट कर दूंगा तो भी चलेगा। तो फाइनली आपको 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, एक तो डायरेक्टली के का क्वेश्चन, फोर्स का क्वेश्चन और टाइम पीरियड का क्वेश्चन। उसके बाद 2 और कॉम्बिनेशन है, उसमें सेम आंसर आएगा। जाओ दो आने। अब इफ वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग लाइक दिस, तो क्या आंसर आएगा? k1 plus k2 k is equal to k1 plus k2। मतलब उसमें हमने के जो था वो 1 किया था, तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आंसर आएगा के पी इक्वल टू k1 प्लस k2। इसके लिए भी फोर्स फाइंड करने का क्वेश्चन और टाइम पीरियड फाइंड करने का क्वेश्चन बनेगा, तो इसका डेरिवेशन आप कर पाओगे। दोनों स्प्रिंग के ऊपर m मास है, दोनों का एक्सटेंशन कितना होगा, वाई वाई। इन दिस केस एक्सटेंशन आर सेम बिकॉज दोनों पे सेम मास लगा हुआ है, तो दोनों के फोर्स क्या हो जाएंगे, F इज इक्वल टू अब इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला और टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालोगे? सिमिलर जो पहले हम करेंगे करो। दोनों फोर्स को ऐड कर दो, F1 और F2 को, बराबर से। सिंपली करना क्या है, दोनों के ऊपर 2 फोर्स लगे, F1 F डैश या F1 F2 जो भी नाम देना है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू माइनस k1y, F2 इक्वल टू माइनस k2y। तो अब माइनस k1 माइनस k2, y कॉमन निकल गया। अगर माइनस y कॉमन निकालूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस ky, तो यहाँ से भी हमको k का फॉर्मूला मिल गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली ऐड कराना है, और यहाँ से अगर फोर्स पूछ लिया तो भी दोनों के k को ऐड कर दो, y से मल्टीप्लाई करा दो, फोर्स डायरेक्टली मिल जाएगा। अब टाइम पीरियड करना है तो k की जगह k1 प्लस k2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m/k, k की जगह k1 प्लस k2। अगर दोनों k सेम है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/2k, मतलब 2m/k सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टाइम पीरियड, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए m/2k। यही आंसर दूसरे वाले केस के लिए आएगा। एक और केस है, सेम डेरिवेशन सेम फॉर्मूला गोज फॉर दिस केस ऑल्सो। करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको रट लो कि सपोज m मास है, तो m मास ये वाली स्प्रिंग को y कंप्रेस करेगा, ये वाली स्प्रिंग को y जितना खींच देगा। अब इसको खींचेगा तो नेचुरल लेंथ में जाने के लिए फोर्स ऊपर, ये भी नेचुरल लेंथ में जाने के लिए फोर्स ऊपर। समझ में आ गया? तो फोर्स की वजह से
K1y इसका भी सेम डिस्प्लेसमेंट, K2y इसका भी सेम, तो इसके ऊपर लगने वाले पहला फोर्स और दूसरा फोर्स की वैल्यू सेम ही होगी, और उसको भी ऐड करेंगे तो सेम डेरिवेशन सेम आंसर। मतलब ऐसा डायग्राम दिया हो तो भी ये 3 फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं, और इसके पहले वाला मतलब ये सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन का जैसा ही टाइप है। ये हॉरिजॉन्टली भी दे सकते हैं और वर्टिकली भी दे सकते हैं। तो बस इसके बाजू में इसको ड्रॉ कर दो कि सिमिलरली ये पॉसिबल है। अपनी शीट के अंदर फटाफट सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस निकालो। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। चैप्टर 10 नहीं છે આ લોકો ભાઈ આવું છે ને હવે લઈ આવી છે એક્ઝામ પેલી છોકરી ગઈ હતી પાણી ભરવા પાણી ભરતી જાય એ બહારથી ગમે તે ટોયલેટ સિવાય જ્યાંથી બલ્લા આવે ત્યાંથી ચાલશે, ટોયલેટ સિવાય જ્યાંથી બલ્લા આવે ત્યાંથી ચાલશે। એનું નામ માનવ છે એટલે માનવ જેવા જ કામ કરશે ને। ચલો 49 માં શું થશે? तो पूरा स्प्रिंग का ही सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन में सारे स्प्रिंग के केस दिए हुए हैं। पेंडुलम का केस हमारा बाकी है, मैं कराता हूँ अभी। एनर्जी बाकी है, एनर्जी बाकी है અને યુટ્યુબની અંદર કોઈ લિક્વિડનો ઓસિલેશન થતું એ બી બાકી છે। ડેમ્પ્ડ ઓસિલેશન, નોર્મલ ઓસિલેશન, રેઝોનન્સ થઈ જશે। આપણે ઓનલાઈન લખેલું છે ઓલરેડી લખેલું પબ્લિક વાંચીને આવી હશે, કોઈને યાદ હશે? નોટ્સ તો બધા લાયા છે। कहीं यहाँ सॉल्व तो कर फटाफट। 49 का क्वेश्चन क्या है? मास सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स, सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ टाइम पीरियड्स आर T1 एंड T2। ये लोगों पाए नहीं, ये लोगों ने थोड़ा समझे दो क्वेश्चन। 2 डिफरेंट स्प्रिंग से मास को सस्पेंड किया हुआ है, सेम केस जो अभी अभी हमने सीखा है। सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ टाइम पीरियड T1 एंड T2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। लाया नहीं? is connected by 2 spring, then time period is T0। तो टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा है। 2 स्प्रिंग विथ K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट एंड T1 T2 टाइम पीरियड, दोनों को ऐसे जोड़ने के बाद टाइम पीरियड हो गया T0। तो रिलेशन पूछे हैं T0 के लिए, ऑप्शंस आर गिवन एज T0 स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, T0 इनवर्स 2 इक्वल टू T इनवर्स 2 प्लस T2 इनवर्स 2। वो हमें सॉल्व करके लाना, ये ऑप्शंस हैं। हमने आप रिलेशन किसके फाइंड किए? टाइम पीरियड K और फोर्स के लिए। तो अगर ऐसा केस दिया है कि इंडिविजुअल स्प्रिंग के कांस्टेंट K1 टाइम पीरियड T1, दूसरी स्प्रिंग के K2 कांस्टेंट T2 टाइम पीरियड, तो इसका टोटल टाइम पीरियड पूछा है कि कॉम्बिनेशन में लाने के बाद टाइम पीरियड क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो नहीं आवे। टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है, वहां पे लिखा हुआ ही है, बस उसको अप्लाई करना है। बद्दुत बोल दो।
ની જગ્યા 2π/m/k1 એવું લખું. T0 का फॉर्मूला क्या होगा? T1 + T2. अभी अभी वहां पे हमने फाइंड किया 2π/m/k1 + k2, ये T0 का फॉर्मूला होगा. આ પેરેલલ ની સિરીઝ છે. Parallel? સોરી આ પેરેલલ છે, આ પેરેલલ. ये कंबाइन फाइंड करना है, तो रिलेशन बिटवीन T0 एंड T1 एंड T2 ये पूछा होता तो ये आंसर होता, खत्म हो जाता सम यहाँ पे. पर ऐसा नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि ये दोनों कंबाइन होकर के रिलेशन क्या बनाएंगे. K1 ની જગ્યા સબસ્ટિટ્યુટ કરાવો. देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर तो होने ही वाला है, तो ये दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा. तो K का फॉर्मूला बनाओ, फिर K1 + K2 करो. बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं. देखो प्योर सिंप्लीफिकेशन का सम है, आपको जैसा सिंप्लीफिकेशन का आइडिया आता है वैसा आप कर सकते हो. ऐसे ही अगर मुझे T1 का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा? 2πm/T1². कितना बनेगा? अरे और T2 का बनाना है तो क्या बनेगा? ये स्क्वायर में करेंगे. बस अब ये 3 फॉर्मूला हमको पता है. अब जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से हमें सेलेक्ट करके देखना है कौन सा राइट है. अब इस T1 का स्क्वायर करके देख तो क्या आएगा? दैट इम्प्लाइज इफ वी डू T1² तो आंसर आएगा 4π² m/k1. T2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4π² m/k2. तो इसका स्क्वायर करेगा तो आंसर क्या आएगा? 4π² m/k1 + k2 का स्क्वायर. तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है? नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल. फिर से इन दोनों का स्क्वायर करो तो कौन सा आंसर आता है? इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये आंसर सही है. सॉल्यूशन में उच्च T is equal to 2.0 m/k, where k is the spring constant. T1 is equal to 2.0 m/k1 to 2.0 k/k2. Option 1 2 3. वही करना है सेम कि T1 का वैल्यू ढूंढा, T2 का ढूंढा, T0 का ढूंढा, फिर सबका स्क्वायर किया, फिर इन दोनों को ऐड किया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 तो ये आया तो नहीं आया. फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड किया तो इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर आ जाएगा. करो ना, आंसर लाओ ना. मैथ्स वालों को प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज सिंप्लीफिकेशन इजी पड़ेगा. बी आंसर ऑफ કશું કર્યું તે સ્મૃતિ? હવે પડી લે ચાલશે. શું કહે છે? ફર્સ્ટ અને 11th ઓનલાઈન થયું છે. हाँ बी આવશે. आ गया अभी. और उसके अलावा स्प्रिंग वाला कौन सा सम है? 47 48 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है. 47 एकदम इजी है, वो समझो पहले. 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 जॉइंड इन सीरीज, तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? सीरीज का आंसर क्या होता है? 1/K1 + 1/K2. तो डी डायरेक्ट आ जाएगा आंसर. उसके बाद पूछा है 48, देखो वो भी एकदम इजी है. टाइम पीरियड ऑफ द मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज T.
if the spring is cut into 4 equal parts and then same mass is suspended from the one of the parts, then the new time period will be. जो परसेंट आंसर 48 C. अगर पहले स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसका 4 पार्ट कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये लिख लेना कहीं पे कि अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसके 2 टुकड़े कर दिए तो पहले का k/2 दूसरे का k/2, तो ऐड करोगे तो वापस k आ जाएगा। तो अगर 4 टुकड़े करें तो जो लास्ट टुकड़ा बचा तो उसका k/4 या k/4। अब लगाओ, ट्राई करो। हाँ सेम केवा शू मांगे तो अच्छा वो स्प्रिंग मास तो इसकी वजह से इसका एक्सटेंशन, इसकी वजह से इसका एक्सटेंशन के डिफरेंट होगा अगर बताया है तो। पर हमें क्या समझना है, फोर्स का डायरेक्शन देखना है कि सबसे पहले एलोंगेशन का डायरेक्शन ऐसे और इन दोनों का डायरेक्शन ऊपर। फोर्स का, फोर्स विल ट्राई टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो दोनों का फोर्स ऊपर, एक्सटेंशन भले ही नीचे। तो अब इसको इंडिविजुअली 2 सम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हैं। जो गमे क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है क्या? ये 48 का आंसर क्या है? T/2 એટલે લીધું ને પહેલા T = 2 m upon k અને પછી સેકન્ડમાં k/4 તો રેશિયો લઈ લઈએ તો બધું કેન્સલ આઉટ થઈ જાય તો √1/4 તો એટલે 1/2 એટલે 1/2 T/2 1/k = k4/k डैश। प्रयास में उर्दू बोल देते हैं। हमने बोला k जो होगा वो पुराने वाले का 4th पार्ट, तो k डैश = 4k, तो t = 2π√m/k में k डैश की जगह 4k रख दोगे तो टाइम पीरियड का डिफरेंस पता चल जाएगा। थोड़ा साफ कर दिए। उसके बाद कौन सा? નવા સ્પ્રિંગ તો k/4 થશે ને
K dash is K by 4 डालना K dash is K by 4 તમે ના ના બધું લખ્યું હા સમજાયું ઊંધું ભૂલમાં જો આખી સ્પ્રિંગ છે હવે આને શું કીધું કે આને 4 પીસ કરી દો પહેલા તો K હતો તો પહેલાં એનો કે હતો હવે K by 4 થયો વાત તારી સાચી છે પણ અસલમાં શું થાય સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટનો મતલબ શું થયો કે સ્પ્રિંગ કેટલી ખેંચાશે તો સ્પ્રિંગ આખી હોય તો ઇઝીલી ખેંચાય પણ એનો આટલો જ ટુકડો હોય તો એનો સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ વધી જાય કોમન સેન્સ વિચાર કે સ્પ્રિંગ આટલી મોટી છે તો હવે અહીંયા તું 1 કિલો વજન લગાવીશ ને તો એક્સટેન્શન થશે પણ આનો આટલો જ ટુકડો છે આમાં 1 કિલો લગાવીશ તો આનું થોડું ઓછું થશે સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે જો લેન્થ નાની થવા માંડશે જો આવું ફોર્મ્યુલા શું છે F = -kx તો k ડિપેન્ડ્સ ઓન લેન્થ ઓફ ધ સ્પ્રિંગ એવું કરવા જઈએ તો 1/x થઈ જાય તો લેન્થ નાની થાય તો k ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે અસલમાં k ડેશ હા એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ k આવું થાય જો 1/k ઇઝ બીકમ્સ 4/k ડેશ એટલે આનું રેસિપ્રોકલ કરાવો તો આવું આવશે k = k ડેશ અપોન 4 અને પછી k ડેશ એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે ચોથા ભાગની સ્પ્રિંગ છે એનો k પહેલાં કરતાં 4 ગણો થઈ ગયો એટલે K dash equal to 4 આખી સ્પ્રિંગ હોય ને તે વધારે ઓસિલેશન કરશે અને ટાઈમ પીરિયડ વધારે મળશે સ્પ્રિંગ નાની થઈ જશે તો ઓછું ઓસિલેશન કરશે ટાઈમ પીરિયડ ઓછો થશે કોમન સેન્સ વિચાર ખાલી કે સ્પ્રિંગ અડધી થઈ ગઈ પહેલાં કરતાં તો ટાઈમ પીરિયડ ઓછો થવાનો છે પહેલાં કરતાં તો કયા ફેક્ટરથી ઓછો થશે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો પહેલાં જો m/k હતો તો હવે m/4k થઈ ગયો આ તો બરાબર છે ને કે બે ભાગ ભર્યા આનું K by 2 અને આનું K by 2 તો કે 2k અહીંયા 2k કરી દે સમજાવવામાં ઊંધું બોલી ગયો હોય કદાચ હું તો મતલબ પાછો સમજી લે કે જો વસ્તુ સ્પ્રિંગ કપાઈ જાય તો કે ઇન્ક્રીઝ થાય કોમન સેન્સ વિચારીએ તો ટાઈમ પીરિયડ ઓછો થવો જોઈએ ટાઈમ પીરિયડ ઓછો થવા માટે કોને ઇન્ક્રીઝ કરવો પડશે કેને ઇન્ક્રીઝ કરવો પડશે સપોઝ કોઈ સ્પ્રિંગ કપાઈ ગઈ તો પહેલાં જે ટાઈમ પીરિયડ હશે એના કરતાં ઓછો થઈ જશે હવે આનો ऑसिलेशन ओछा થઈ જશે तो ऑसिलेशन ओछा થયા टाइम पीरियड ओछा था उसका मतलब क्या हुआ कि ए को इंक्रीज करना पड़ेगा तभी टाइम पीरियड कम होगा पहला ऊंधू बोली गई हूँ आयो आंसर है T/2 और यार जस्ट उसके बाद कौन सा सम है स्प्रिंग वाला rectangular block of mass A floats onto liquid ये फोर्स लो वाले दो सम अटेम्प्ट करो 27 28 પછી वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला पोर्शन भी ट्राई करते हैं